मेरा नाम निम्रा है। मेरी उम्र 28 साल है। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। मेरे अब्बू एक फैक्ट्री में काम करते थे और हम उसी फैक्ट्री के ऊपर एक फ्लैट में अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारते थे। अचानक ही एक दिन मेरे अब्बू की तबीयत बिगड़ गई थी और इस तरह वो हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे। अब हमारा कोई सहारा नहीं था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इसी वजह से मैं ये जान गई थी कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे बहन भाई 2 वक्त की रोटी आराम से खाएं और मेरी अम्मी को दर बदर की ठोकरें न खाना पड़े। मैं इस वक्त 23 साल की थी। मैं ये ज़हीन तलबा होने के नाते अच्छे नंबर से सिंपल बीए किया था। मुझे अपने अब्बू के चले जाने के सदमे से निकलने में तकरीबन 1 साल लग गया था। इसके साथ साथ मुझे अपने बहन भाइयों को भी मजबूत बनाना था ताकि वो दोबारा से सर उठाकर जी सकें। मेरे ददियाल में मेरे अब्बू के नाम की ज़मीन थी जो कि हमारा सहारा था कि हम उस ज़मीन को बेचकर कुछ पैसों से अच्छा सा छोटा सा घर खरीद लेंगे और बाकी का पैसा किसी कमेटी में डाल देंगे। मैंने अपनी अम्मी के कहने पर अपने ताया से बातचीत की कि वो ज़मीन अब मेरे नाम हो जाएगी, पर मेरे ताया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं अभी बच्ची हूँ, इसलिए इतना बड़ा फैसला नहीं हो सकता और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं अपने ताया के सामने इस चीज़ के लिए मदद मांग सकती हूँ। उनकी इस बात से मुझे साफ मालूम हो गया था कि मेरे ताया चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी करें और सारी ज़िंदगी उनके एहसास तले दबे रहें। मैं शुरू से ही अपनी इज्जत नफ्स की पक्की लड़की थी, तभी मैंने फौरन ही ताया जान की इस बात को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्हें यह भी बोल दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा अब आप अपने साथ कब्र में ले जाना, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी इस बात पर मेरी अम्मी ने मुझे बहुत जली कटी सुनाई थी कि जब ज़रूरत पड़े और इंसान मजबूर हो तो उसे अपना सर झुका देना चाहिए, पर मैंने ये कर दिया। मैंने अम्मी को हौसला दिया कि कुदरत हमारे साथ है तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता और मैं अपनी नौकरी की जल्द अज जल्द तलाश करूंगी। मेरी अम्मी भी कहने लगी कि मुझे कोई भी नौकरी नहीं देगा क्योंकि नौकरी के लिए तजर्बे की ज़रूरत है और मैं अभी कोई तजर्बा नहीं सीख पाई हूँ। मैंने अब कमर कस ली थी और रोज़ सुबह फैक्ट्री से बाहर जॉब की तलाश में निकल जाती। मैं एक सादा सी लड़की हूँ जिसे फैशन का कोई शौक नहीं था। लोग मुझे नज़रें उठाकर देखते थे पर मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि लोग क्या सोच रहे हैं। इस माशरे में सिर्फ मर्द काम करते हैं, ख़वातीन को माशरा तस्लीम नहीं करता। तकरीबन 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया और जॉब का दूर दूर तक कोई इम्कान न था। मैंने सारे अखबार छान मारे थे पर कोई जॉब मुझे नहीं मिली थी। मेरी एक दोस्त थी जिसने मुझे कहा था कि वो अपनी कज़न से मेरे लिए जॉब की बात करेगी क्योंकि उसके कज़न बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और इंतज़ार करने लगी। कुछ दिन बाद उसने मुझे एक एड्रेस दिया और मैं उस कंपनी इंटरव्यू देने चली गई। मेरे बॉस का नाम शाकिर था। लड़कियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। मैं इस कतार का हिस्सा बन गई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। इस कतार में हर तरह की लड़कियां थीं, पर ज़्यादातर मॉडर्न लड़कियां थीं। मैं इन सबको ही देख रही थी। मुझे अपना आप बहुत छोटा सा लग रहा था और अंदर अजीब सी उलझन थी कि क्या पता मुझे जॉब मिले ना मिले, मैं बॉस के मयार पर पूरी उतरूंगी या नहीं। इसी सोच में थी जब मेरी बारी आ गई और मैं बॉस के केबिन के अंदर दाखिल हो गई। बॉस काफ़ी अपर क्लास का था और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने बॉस के सामने अपनी फाइल रखी। मेरा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था पर मुझे कोई तजर्बा नहीं था जिसका जिक्र बॉस ने किया। बॉस मेरी ड्रेसिंग को देख रहा था जैसे कि सोच रहा हो कि मैं इस कंपनी में फिट नहीं होंगी। कुछ देर बाद ही बॉस ने मुझे एक जॉब ऑफर कर दी। मुझे हैरानी हुई क्योंकि मैं ये वाली जॉब बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, पर मेरे बॉस ने मुझे 40,000 तनख्वाह का लालच दिया तो मैं मजबूरी में मान गई। बॉस ने मुझे कहा कि कल से ही मुझे अपनी जॉब पर आना है। मैंने हाँ कर दी और वापस चली गई। मेरी अम्मी बहुत खुश थी कि मुझे जॉब मिल गई है। जब मैंने तनख्वाह बताई तो वो शुक्र करने लगी और मेरी किस्मत पर रश्क करने लगी। मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मेरी जॉब एक असिस्टेंट की है, वरना अम्मी ने मुझे ये जॉब करने से साफ मना कर देना था। मैं अगले दिन ऑफिस चली गई तो बॉस ने मुझे कुछ फाइलें दी जिन्हें मैंने एक नज़र पढ़ना था। मैंने जल्दी से फाइल को रीड किया और बॉस को फाइल्स वापस की। जैसे ही मैंने ऑफिस के अंदर गई तो एक लड़की मेरे साथ से ऑफिस के बाहर गई थी जो कि काफ़ी रो रही थी। मुझे हैरानी हुई, बॉस का मूड भी बिगड़ा हुआ था। बॉस ने मुझे कॉफ़ी बनाने का कहा। मेरा यही काम था, इसीलिए मैं बॉस की कोई भी बात रद्द नहीं कर सकती थी और जो काम वो करने को कहते मैं चुपचाप करती थी ताकि उन्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। मेरे घर के हालात भी काफ़ी बेहतर हो गए थे और उसी दिन फैक्ट्री के मालिक ने हमें मकान खाली करने का नोटिस दे दिया कि हम इस मकान में अब
और नहीं रह सकते। मैं और भी परेशान हो गई थी कि ये सब क्या हो गया। मेरे पास इतने पैसे ना थे कि कोई दूसरा मकान किराए पर खरीद सकते। मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि ऐसा क्या करूं। जब मुझे एक प्लान सही लगा था, मैंने बॉस से जाकर बात की और एडवांस तनख्वाह लेने का कहा। तो बॉस पहले तो सोचने लगे और फिर मुझे एडवांस दे दिया और कहने लगे कि अब मैं 1 महीना छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो मुझ में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे थे। मैंने ये बात नोट की थी। एक दफ़ा मुझे रात को बहुत देर हो गई तो बॉस मुझे कहने लगे कि वो मुझे ड्रॉप कर देते हैं। जब मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं खुद चली जाऊंगी। बॉस उसी वक्त दूसरी कंपनी से मीटिंग करके फारिग हुए थे। इस कंपनी का बॉस भी पास मेज पर कुछ कर रहा था। बॉस ने पहले आसपास देखा, फिर मेरे साथ गुस्ताखी करने की कोशिश की। जब मैंने तैश में आकर अपने ही बॉस पर हाथ उठा लिया, दूसरी कंपनी का बॉस जिसका नाम अहमद था वो भी इस हरकत पर चौकन्ना हो गया था। मैं फौरन बाहर की जानिब भागी थी जब पीछे से अहमद ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं मजबूर होकर रुक गई तो मेरे पास आया। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दो। वो इंसान मुझे गंदी नीयत से देख रहा था जिसकी वजह से मुझे हाथ उठाना पड़ा। अहमद ने मुझे हौसला करने का कहा और ये भी कहने लगा कि मुझे किसी भी किस्म की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाकिर एक ऐसा इंसान ही है, वो लड़कियों का इस्तेमाल करता है और उन्हें फिर छोड़ देता है। मैंने अहमद की बात सुनी तो मुझे वो लड़की याद आ गई जो रोते हुए जा रही थी। मुझे अहमद की बात सच लगने लगी, लेकिन मैंने शाकिर से एडवांस ले लिया था और अब मैं फंस चुकी थी। मैंने ये बात अहमद से की तो वो भी परेशान हो गया। अहमद मुझे दिखने में काफ़ी मैच्योर और अच्छा इंसान लग रहा था। उसकी शख्सियत से उसकी सादगी छलक रही थी। उसने मुझे कुछ देर बाद कहा, मैं बिल्कुल भी परेशान न हूँ, वह उसका हल ज़रूर निकाल लेगा। अब वो मुझे घर छोड़ने की बात करने लगा। मैंने उसको मना कर दिया कि मैं घर खुद चली जाऊंगी, पर वो कहने लगा कि रात बहुत हो गई है, इसीलिए वो मुझे ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। मुझे उसके साथ ही जाना पड़ेगा। उसके पास गाड़ी थी जो कि काफ़ी अच्छे ब्रांड की थी। मैं उसकी बात मान चुकी थी और उसके साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। अहमद ने भी मेरा खौफ भांप लिया था। जब भी वो मुझे कहने लगा कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अचानक ही आधे रास्ते उसने गाड़ी रोक ली। मैं अब सच में खौफ में मुब्तला हो गई थी कि वो इंसान मेरे साथ क्या करने वाला है। पर कुछ ही देर के बाद वो 2 आइसक्रीम पकड़े गाड़ी के अंदर आया और एक आइसक्रीम मेरे सामने की। मैं बहुत झिझक रही थी कि अभी मेरे साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ है और मैं आइसक्रीम कैसे खा सकती हूँ। जब उसने मुझसे कहा कि आइसक्रीम खाकर मैं आज की सारी तल्ख़ यादें भुला दूँ और एक सुनहरी याद को पकड़ लूँ, मैं हैरान हुई जब वो कहने लगा कि मुझ जैसा इंसान तुम्हें मिला है, ये एक सुनहरी यादों से कम तो नहीं है ना। मैं उस लम्हे पहली मर्तबा मुस्कुराई थी जब वो मुझे देखने लगा और मेरी मुस्कुराहट में खो गया। कुछ देर बाद उसने अपनी गाड़ी मेरे पुराने बोसीदा घर के सामने रोक दी। मैं बहुत हिचकिचा रही थी जब अहमद ने जिद की कि वो मेरी अम्मी से मिलना चाहता है। मुझे उसके एहसान के बदले उसकी ये बात माननी पड़ी। वो भी मेरे साथ उस घर में दाखिल हो गया। अम्मी मेरे साथ अनजान शख्स को देखकर हैरान थी और मुझसे कहने लगी कि निम्रा, ये कौन है। मैंने अम्मी को बताया कि ये मेरे बॉस की कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आज इन्हीं की वजह से मैं बच गई हूँ। वो तो हैरान थी जब अहमद ने उन्हें पहले सलाम किया और फिर मेरे साथ हुई सारी कार्रवाई सुना दी। मेरी अम्मी शॉक थी। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि मैं किस किस्म की जॉब करती हूँ, पर उन्हें सब कुछ पता चल गया था। जब भी मुझसे अहमद के सामने कहने लगी थी कि अब मुझे कोई भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अम्मी को इशारा करके मना किया ताकि वो अहमद के सामने चुप रहें। अहमद ने मेरी अम्मी को कहा कि वो मुझे एक अच्छी जगह जॉब दिलवा सकता है और मुझे पिक एंड ड्रॉप भी वही करेगा। मेरी अम्मी ने उसे भी मना कर दिया। वो सही मायनों में मेरे लिए परेशान थी। अहमद ने मेरी अम्मी को समझाया कि वो इस पर भरोसा कर सकती हैं और मुझे जॉब देने की इजाज़त दे दें। हर इंसान शाकिर की तरह नहीं होता। मेरी अम्मी ने कुछ देर बाद इजाज़त दे दी और ऐसे मेरी अहमद के ज़रिए एक और दफ़ा जॉब लग गई थी। अहमद ने शाकिर को मेरी तरफ से एडवांस भी वापस कर दिया था। मैं अब उसके एहसान तले दब गई थी। मैं उसका जितना भी शुक्रिया अदा करती वो कम था। वो अब मुझे घर से पिक करता और हम मिलकर कंपनी जाते। लोग हम दोनों को एक साथ देखकर हैरान हो जाते थे। मुझे अपना आप छोटा लगता था। एक दफ़ा अहमद मेरे लिए अपनी अम्मी के हाथ का हलवा लेकर आया था, जो कि एक मन्नत का हलवा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसकी अम्मी लोगों के कहने पर मन्नत के हलवे बनाती हैं। मैं भी हैरान हुई और दिल में सोचने लगी कि उसकी अम्मी तो बहुत परहेजगार खातून है। मेरे दिल में ख्वाहिश जागी थी कि मैं अहमद की अम्मी से मिल सकूं। कुछ दिनों के बाद मैंने अहमद को कहा कि क्या मैं उसकी अम्मी से मिल सकती हूँ। जब वो पहले तो परेशान हुआ, फिर उसने कह दिया कि उसकी अम्मी सिर्फ उन्हीं से मिलती हैं जो मन्नत लेकर उनके पास जाते हैं।
अगर मेरी कोई मन्नत है तो मैं भी उनसे मिल सकती हूँ, पर मेरी कोई भी मन्नत ना थी, इसीलिए मैं उनसे मिल ना सकी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। अहमर और मैं एक दूसरे को अब अच्छे तरीके से समझने लगे थे। मैं अहमर के साथ बहुत ही अटैच्ड हो गई थी। कुछ दिनों के बाद मेरी छोटी बहन का रिश्ता आया तो मेरी अम्मी परेशान होने लगी कि अभी तक मेरा कोई रिश्ता नहीं आया और मेरी छोटी बहन का रिश्ता आ गया। ये रस्म और रवाज के भी सख्त खिलाफ था कि बड़ी बेटी की शादी से पहले छोटी की कर दी जाए, पर मेरी अम्मी ने इसका रिश्ता पक्का कर दिया, क्योंकि हम जैसे लोगों के घर रिश्ते आना बहुत मुश्किल होता है। अब वो लोग हमसे कहने लगे थे कि शादी भी जल्दी हो जाए, क्योंकि ये लड़के की ख्वाहिश थी कि मेरी अम्मी अपनी बात पर डट गई। वो पहले अपनी बड़ी बेटी यानी कि मेरा रिश्ता पक्का करेंगी, फिर हम दोनों की इकट्ठी शादी होगी। मैं भी परेशान रहने लगी थी। अहमद ने मेरी परेशानी नोट की और मुझसे पूछने लगा था कि मैं उसको सच सच बताऊं, तो मैंने उसे सारा मामला बता दिया। वो भी सोचने लगा था। फिर कुछ देर बाद मुझसे कहने लगा कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कल मेरे घर मेरा रिश्ता आएगा। मैं हैरान हुई, पर मुझे समझने में देर न लगी जब मैंने अहमद से कहा कि वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे हमारी दोस्ती का खुलूस बिगड़ जाए, क्योंकि मैं उसे अपना दोस्त मानती हूँ। तो वो कहने लगा कि शादी से दोस्ती में कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। चुनांचे वो अपनी बात पर कायम रहा और अगले ही दिन अपनी मुमानी के साथ मेरा रिश्ता लेकर आ गया। मेरी अम्मी भी खुश थी कि उसकी अम्मी इसलिए नहीं आई क्योंकि वो बहुत ही परहेजगार खातून थी और हर किसी से पर्दा करती थी। ऐसे अहमद और मेरी बात पक्की हो गई थी। अहमद अब मुझे कहने लगा था कि मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए मैं अब जॉब छोड़ दूंगी, पर मैं अपनी अम्मी और दूसरे बहन भाइयों का खर्चा खुद उठाना चाहती थी। इसीलिए मैंने अहमद से साफ कह दिया था कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। वो भी समझ गया और उस वक्त उसने कोई आगे से बात न की। कुछ अरसा मेरी और मेरी बहन की शादी की तैयारियां जारी रहीं और उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई और हम अपने अपने ससुराल चली गई। मैं अहमद के साथ काफ़ी खुश रहने लगी थी। अहमद एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छा शौहर भी था, पर मेरी जॉब वाली बात अब उसे पसंद नहीं थी। जब वो मुझसे कहने लगा कि मेरी अम्मी और बाकी घर का खर्चा वही उठाया करेगा, इसलिए मुझे ये जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले तो उसकी काफ़ी मिन्नतें की, पर मैं अहमद का मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। जब भी मैंने उसकी बात मान ली और अब जॉब छोड़ दी। अब मैं ज़्यादातर घर वालों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती थी। मेरी सास भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वह हर रोज़ हलवा बनाया करती थी और लोगों को तकसीम किया करती थी, पर वो सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। लोग मेरी सास के साथ बहुत सी मन्नत लेकर आते थे। बे औलाद होता तो वो औलाद की ख्वाहिश करता। मेरी शादी का कुछ अर्सा गुजरा जब सब लोगों ने मेरी सास से पूछना शुरू कर दिया कि वो दादी कब बनेगी, जबकि मुझे और अहमद को इस मामले में कोई जल्दी नहीं थी। पर मेरी सास भी परेशान रहने लगी थी और मुझे डॉक्टर के पास भेज दिया था। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरे साथ कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए जब कुदरत को मंजूर होगा तो मुझे औलाद नसीब हो जाएगी। मैंने अपनी सास को जाकर बताया, पर वो एक ही बात पर कायम थी और मुझे कहने लगी कि अब वो मेरे लिए मन्नत रखेंगी और एक स्पेशल हलवा बनाएंगी जिसे खाने से मैं उम्मीद से हो जाऊंगी। मैं इस फजूल रस्म और रवाज के सख्त खिलाफ थी, इसीलिए अपने शौहर से बात की कि वो अपनी अम्मी को समझाएं, पर मेरा शौहर अपनी अम्मी के खिलाफ कभी नहीं जा सकता था। वो मुझे कहने लगा कि वो मेरी अम्मी का हर खर्चा उठाता है, इसीलिए मुझे भी उसकी अम्मी का ख्याल रखना है और उसकी हर बात माननी है। मैंने उसकी इस बात को आगे कोई बहस की शक्ल ना दी, चुनांचे अपनी सास की बात मान ली और हर रोज हलवा खाने लगी। सास सबसे पहले मुझे वो हलवा देती थी, इसके बाद बाकी लोगों में तकसीम कर देती। मैंने वो हलवा खाया तो कुछ ही दिनों बाद मेरा सर चकराने लगा। मुझे लगा जैसे वो मन्नत पूरी हो गई है। सब घर वालों को यही लगा था कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। मेरी सास भी खुश हो गई और बगैर इस बात की कोई छान पटक किए अब वो सबको मिठाई तकसीम करने लगी। अहमद भी बहुत खुश था, उसे अपनी अम्मी पर काफ़ी फ़ख्र हुआ था और मुझसे कहने लगा कि उसकी अम्मी की हर मन्नत पूरी होती है, तो ये कैसे रद्द होती। अब ये हर रोज़ का मामूल था कि मैंने पूरे 9 महीने वो हलवा खाना था, पर जब मैं हलवा खाती तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगती, मैं परेशान होने लगी थी। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मैं एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊँ, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अहमद मुझे मना कर चुके थे। इस तरह उसकी अम्मी की मन्नत में मिलावट हो जाती थी और मन्नत टूट सकती थी, पर मेरी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। मुझे अपने अंदर वो तब्दीलियां महसूस नहीं हो रही थी जो कि एक माँ को होनी चाहिए। मुझे अपने अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। अब शक होने लगा था क्योंकि 3 महीने गुजर चुके थे और मैं वैसे के वैसे ही थी। एक दफ़ा मेरी सास किचन में थी जब मैं इस बात का फ़ायदा उठाकर सोचा कि जाकर हलवा बनने वाली जगह को देखती हूँ, क्योंकि
मुझे उस जगह जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं जब भी जाने लगती तो मेरी सास मुझे टोक देती और वापस भेज देती। मैं जैसे ही उस जगह पहुंची तो मैं हैरान हो गई थी कि मेरी सास उस हलवे में कच्चा गोश्त इस्तेमाल करती है। मेरा दिल फौरन ये सोचकर खराब होने लगा था कि मैं अब तक वो हलवा खाती आई थी। मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ मेरे हलवे में ही मिलावट करती थी ताकि मेरी तबीयत खराब हो तो वो खानदान में अपनी मन्नत पूरी होने का वावेला मचा दे, जबकि उधर मेरी दूसरी तबीयत खराब हो जाए। मुझे बहुत हैरानी हुई, पर यह बात मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी। अब ये बात तो सच साबित हो चुकी थी कि मैं उम्मीद से नहीं थी, पर मैं ये हलवा और नहीं खा सकती थी। मैं परेशान थी कि अब इस हलवे का क्या करूं, क्योंकि मैं इसे अब किसी भी कीमत पर खा नहीं सकती थी। मैंने एक तरीका अपनाया और मेरी सास जैसे ही मुझे हलवा देती मैं उसे अपने पास रख लेती कि मैं कुछ देर बाद खाऊंगी, पर जब वो चली जाती तो हलवा फेंक देती। इस तरह उन्हें पता नहीं चलता था और मैं कुछ दिनों के बाद फ्रेश होने लगी थी। अहमद ने भी नोट किया था कि मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। उसे मुझ पर शक होने लगा था कि शायद मैं वो हलवा नहीं खा रही, पर मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसी तो कोई बात नहीं, हलवा तो रोज खाती हूँ मैं जानती थी कि मैंने झूठ बोला था, पर मैं सच बोलकर उसे गुस्सा नहीं दिला सकती थी। जब भी उसे समझाने लगी कि डॉक्टरी इलाज बहुत जरूरी है ताकि हमें मालूम हो जाए कि सब कुछ ठीक है, अहमद ने मुझे इजाजत दे दी कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं, पर इस बात का इल्म उसकी अम्मी को ना हो। मैंने उसे भी अपने साथ आने का कहा था ताकि अगर डॉक्टर कुछ भी कहे तो वो अपने कान से खुद सुन ले, वरना बाद में न जाने उसे मेरी बात का यकीन होता है या नहीं। उससे मेरे साथ जाने की हामी भर ली थी और मैंने शुक्र किया था। मुझे ये तो मालूम था कि मैं हामला नहीं हूँ, बस मुझे अहमद की आंखों पर बंधी पट्टी उतारनी थी। चुनाचा वो मेरे साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मुझे बताया कि अभी कोई खुशखबरी नहीं है, जबकि वो हलवे खाकर मेरा मैदा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अहमद भी शॉक था, उसे वो बहुत बुरा धचका लगा था। वो अब मुझसे शर्मिंदा हो गया था। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां लिख कर दी थी। मैंने अहमद को मना कर दिया था कि उसे अब अपनी अम्मी से इस मामले में कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो अब मुझसे पूछने लगा था कि इस हलवे में ऐसा क्या था कि मेरी तबीयत इस हद तक बिगड़ गई। मैंने अहमद को कहा कि उसे मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा, तभी मैं उसे बताऊंगी। अहमद भी तैयार हो गया। जब मैंने उसे बताया कि कैसे उसकी अम्मी ने खानदान में अपना नाम बनाने के लिए मुझे मिलावट सदा हलवा खिलाया था ताकि मेरी तबीयत बिगड़े और वो सबको बता दें कि मैं उम्मीद से हूँ। अहमद अब अपनी अम्मी की तरफ से मुझसे मुआवजत करने लगा था कि उसने मुझ पर भरोसा न किया और इतना सब कुछ हो गया। मैंने उसे दोबारा मना किया कि प्लीज अपनी अम्मी से कुछ मत कहना, वो हलवा वैसे भी नहीं खाती। सही वक्त आने पर हम उन्हें अच्छे तरीके से समझाएंगे। अहमद भी मेरी बात से मुत्तफिक हो गया था, चुनांचे हमने इस मामले को उधर ही खत्म कर दिया था। एक दिन जब अहमद ऑफिस गया तो कुछ देर बाद ही मुझे इत्तला मिली थी कि अहमद पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद है। मैंने फौरन ये खबर अपनी सास को सुनाई थी। मेरी सास की बुरी हालत हो गई थी। वो बेशक अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। डॉक्टर ने अहमद की हालत नाजुक बताई थी और दुआ की अपील की थी। मैंने बहुत सब्र से काम लिया था और अपनी सास को भी दिलासा दिया था कि वो होश से काम ले। मेरी सास को मेरा ये रवैया बहुत पसंद आया था। अब उन्हें शर्मिंदगी होने लगी थी। कुछ देर बाद अहमद को होश आ गया। मेरी सास ने नफल माने हुए थे। वो अहमद से मिलकर बहुत रोने लगी और अहमद से माफी मांगने लगी थी। वो भी हैरान हुआ था और अपनी माँ से कहने लगा था कि उसे सब कुछ पहले से पता था। मेरी सास ने मुझसे भी माफी मांगी थी। मैंने अपनी सास को रोक दिया था क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो भटक गई थी, पर अच्छा हुआ जो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने उन्हें यह भी समझाया था कि सब कुछ कुदरत के हाथ में होता है और दुआ करने से सब कुछ मिल जाता है। मन्नत मांगने से कुछ भी हाथ नहीं आता। मेरी सास ने अब ये काम छोड़ दिया था। मैं भी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि अहमद अब पहले से बहुत बेहतर हो गया था। उस पर हमला करने वाला कौन था, इसकी तलाश जारी थी, पर मुझे शाकिर पर शक था क्योंकि वही मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर सकता था कि किसी की भी जान को खत्म कर सकता है। अहमद को अब मैं बाहर जाने नहीं देती थी। उसे यही कहती थी कि उसकी जान को अभी भी खतरा है और जब तक पुलिस पकड़ नहीं लेती तो वो घर में ही रहे। अहमद ने मेरी बात मान ली थी। कुछ ही दिनों के बाद हमें यह खबर मिली कि शाकिर ही वो इंसान था जिसने अहमद पर जानलेवा हमला किया है और उसे जेल हो गई है। उसने बहुत सी लड़कियों को फ्रॉड में फंसाया था। वो इस बात पर भी सजा का मुस्तहिक था। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा था कि मैं शाकिर जैसे शातिर इंसान से बच गई थी और कुदरत ने अहमद के रूप में एक फरिश्ता मुझे अता किया था जिसने मुझे बचा लिया था। अहमद ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मेरी बहन का बेटा हो गया था। मैं बहुत खुश थी, पर मुझे अंदर ही अंदर महसूस होता था कि न जाने मैं कब उम्मीद से होंगी। मेरी सास ने मुझे ये महसूस करवाना बंद कर दिया था।
बल्कि वो मुझे दिलासा देती थी कि ज़रूर मुझे भी औलाद की खुशी नसीब होगी। मेरी सास ने अब अहमद को भी कोसना शुरू कर दिया था कि वो मुझे वक्त नहीं देता था, जिसकी वजह से मैं भी मुरझा गई हूँ और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी पर इतनी तवज्जो नहीं देती। मुझे भी वो सजने संवरने की हिदायत देती रहती थी। कुछ दिन के बाद अहमद की कंपनी की प्रमोशन हो गई तो हम लोगों ने सबकी दावत रखी। मेरी सास बहुत ज्यादा खुश हुई थी। दावत के फौरन बाद ही मेरी हालत बिगड़ गई थी और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जो कि मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई तो मैं खुशी से आंसू बहाने लगी। अहमद को भी मुझ पर टूट कर प्यार आया था। हम दोनों ने मिलकर अहमद की अम्मी को ये खबर सुनाई और वो भी बहुत खुश हुई थी। मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा जाता था, जिसका नतीजा ये निकला कि कुछ अरसे बाद मैंने एक सेहतमंद बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम दुआ रखा था। पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ आई थी, जबकि अहमद की यही ख्वाहिश थी कि उसकी पहली औलाद बेटी ही हो, और वो भी हूबहू मेरे जैसी। उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत बिजी हो गई थी। मैं चाहती थी कि अपनी बेटी की ऐसी तरबियत करूं कि वो भी मेरी तरह मजबूत बन सके। मेरे ददियाल वालों ने मेरे अब्बू की जो ज़मीन हमसे छीनी थी वो बिल्कुल बंजर हो गई थी और उस पर कोई फसल वगैरह नहीं उग सकी थी। वो मेरे अब्बू की एक निशानी थी जिसे मैं अपने पास रखना चाहती थी और अपनी अम्मी के नाम करवाना चाहती थी। मेरे ताया अब्बू ने उस ज़मीन को बेचने का सोच लिया था। जब मैंने अहमद को बताया और उसके सामने अपनी ख्वाहिश रखी कि मैं ये चाहती हूँ कि वो ज़मीन हासिल कर सकूँ और फिर उसके बाद वो अपनी अम्मी के नाम कर दूँ, अहमद ने मेरी बात मान ली थी। पर उनका ख्याल था कि उस ज़मीन पर हमारा ही हक है तो हम उसे खरीदें क्यों। उन्होंने मेरे ताया पर केस करने का फैसला किया था। मैंने उनसे अपना डर जाहिर किया कि वो ये केस जीत सकते हैं। अहमद ने यही कहा कि जीत हमेशा हक की होती है। उनकी ये बात सच साबित हुई थी, क्योंकि वो जमीन हमें वापस मिल गई थी। मेरे ताया के हालात बदलने लगे थे जब वो मुझसे माफी मांगने लगे थे। मैंने उन्हें माफ तो कर दिया था, पर अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे आ चुकी थी, इसीलिए वो तल्ख यादें भुलाना चाहती थी। इस तरह मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी, जिसकी एक खास वजह यह थी कि मैंने हर मोड़ पर शुक्र अदा किया था और कभी कोई गिला नहीं किया था। मैं जान गई थी कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सारे हिसाब पूरी उम्मीद के साथ अल्लाह पर छोड़ दिए थे और मुझे उस जात पर पूरा भरोसा था कि वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा।